हेलो दोस्तों, मैं अमित आज फिर लेकर आया हूँ एक और ट्रक ड्राइवर की कहानी। तो बिना ज़्यादा बकवास किए सुनते हैं आज की कहानी। वो उड़ीसा के एक ट्रक ड्राइवर अधिराज की है, जो एक काल्पनिक नाम है। तो आगे की कहानी उन्हीं के नज़रिए से। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 20 सालों में मेरे साथ कई डरावने हादसे हुए हैं और उन डरावने हादसों को याद करके आज भी मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में ये ट्रक ड्राइविंग का काम अपनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा तो मैं कोई और काम ही कर लेता। उसमें जान का खतरा तो नहीं रहता और ना ही रात के वक्त काम करना पड़ता। दोस्तों, हम ट्रक ड्राइवर लोगों का काम दिन के बजाय रात के समय ज़्यादा चलता है, क्योंकि रात के वक्त सड़कें पूरी तरह खाली होती हैं और आसपास का माहौल भी काफ़ी शांत होता है। और इसी चीज़ को देखकर हम लोग दिन के बजाय रात के समय सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी उसी रात के सफ़र के दौरान हमारे साथ कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कभी कभी तो हमें हमारी मौत से भी रूबरू करवा देती है। लेकिन जिस पर ऊपर वाले का हाथ होता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से शायद आज तक इतने डरावने हादसे होने के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसा बहुत ही भयानक और डरावना हादसा हुआ था, जिसके होने के बाद मैंने एक पल के लिए तो यह सोच लिया था कि आज तो मेरी मौत पक्की है और आज ना तो मुझे कोई भगवान बचा सकता है और ना ही कोई इंसान, क्योंकि वह हादसा था ही इतना भयानक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मुझको ट्रक चलाते हुए 20 साल हो गए और इन 20 सालों में मेरे साथ कई बार ऐसे हादसे हुए थे जिनकी वजह से मैं एक पल के लिए तो डरने पर मजबूर हो गया था। ये जो हादसा था ये इतना भयंकर और डरावना था कि उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद यह ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दूंगा। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आज से लगभग 10 साल पहले की है। उस वक्त मैं चूने की एक फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता था और उस वक्त मेरा काम था चूना पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना। वो गर्मियों का मौसम चल रहा था, इसलिए थोड़ा दिन ढलने के बाद ही मुझे निकलना होता था और रात को लगभग 10-11 बजे तक मेरे ट्रक में लोडिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। और लोडिंग का काम कंप्लीट होने के बाद मैं लगभग रात को 12 बजे के आसपास अपने ट्रक को लेकर फैक्ट्री से निकल जाता था, क्योंकि दूसरे दिन शाम होने तक मुझे अपना दूसरी फैक्ट्री में पहुंचाना रहता था, क्योंकि वहां पर भी मजदूर शाम होने के बाद ही ट्रक को खाली करने का काम करते थे। अब उस दिन ट्रक के लोडिंग कंप्लीट होने के बाद लगभग रात को 12:30 बजे मैं अपने ट्रक को उस फैक्ट्री से लेकर निकल जाता हूँ। अब मुझे अपने ट्रक को लेकर निकले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था और अब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त तक रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। अब मैं मुख्य शहर से काफ़ी दूर था और उस वक्त जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो रास्ता दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और अजीब था। मैं उस रास्ते पर चल ही रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उस रास्ते के अगल बगल में ना तो कोई इंसानी बस्ती थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना हो। और ये चीज़ ना होते हुए भी उस सड़क पर बहुत ज़्यादा ब्रेकर्स लगे हुए थे। लगभग हर 1 किलोमीटर पर ब्रेकर ही आ रहा था और उन ब्रेकरों की वजह से अब मेरे चलने की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई थी। बार बार ट्रक की स्पीड बढ़ाता और धीमी करता। अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक तो वैसे ही गर्मी का मौसम था जिसकी वजह से ट्रक चलाने में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और ऊपर से बार बार उन ब्रेकर के आने की वजह से मुझे अपने ट्रक को धीमा करके वापस स्पीड बढ़वाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ट्रक पीछे से पूरा पत्थरों से भरा हुआ था
और ऐसे में ट्रक को स्पीड बढ़वाने में बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती थी और उस सड़क पर तो ट्रक स्पीड पकड़ने लगता उससे पहले ही दूसरा ब्रेकर आ जाता था और यही चीज़ मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। इसके साथ साथ ही मुझे एक डर और सता रहा था कि ट्रक भी पत्थरों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रक के टायरों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था और ऊपर से गर्मी का मौसम था और ऐसे मौसम में बार बार इन ब्रेकरों का आना ट्रक के टायरों के लिए सही नहीं था और मुझे डर था कि कहीं ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से ट्रक का कोई टायर फट ना जाए। अभी मैंने मेरे मन में यह सोचा ही था कि तभी थोड़ी ही देर बाद पीछे से एक जोर की आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनते ही मैंने मेरे मन में कहीं ना कहीं यह अंदाज़ा लगा लिया था कि जो मैंने सोचा था वही हो गया और शायद ट्रक का कोई टायर फट गया है। उस आवाज़ को सुनने के बाद मैं मेरे ट्रक को धीमा करते हुए सड़क के साइड में ले जाकर एक जगह पर रोक देता हूँ और अब ट्रक के टायरों को चेक करने के लिए केबिन से नीचे उतरता हूँ। केबिन से नीचे उतरते ही मैं एक बार अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाकर उस रास्ते को देखता हूँ और जब मैं उस रास्ते को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और उसके चारों तरफ बिल्कुल खुला मैदान था और दूर दूर तक जहाँ तक भी मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। मैं ट्रक को चालू छोड़कर ही केबिन से नीचे उतरा और अब मैं एक एक करके ट्रक के टायरों को चेक करने लगता हूँ। जब मैं एक एक कर ट्रक के टायरों को चेक करते हुए ट्रक के पीछे की तरफ जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ट्रक का जो पीछे वाला टायर था जिस पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है वो टायर ही फट गया था और अब ऐसे में उस टायर के फट जाने के बाद मैं उस ट्रक को थोड़ी दूर भी आगे नहीं ले जा सकता था क्योंकि उस टायर पर पूरे ट्रक का वजन पड़ा हुआ था। तभी मैं सोचता हूँ कि आखिर इतनी रात को अब मैं अकेला इस ट्रक के टायर को कैसे बदल पाऊँगा, क्योंकि जब ट्रक खाली होता है और टायर पर लोड नहीं पड़ता तब तो एक अकेला इंसान भी ट्रक के टायर को बदल सकता है, लेकिन भरे हुए ट्रक के टायर को बदलना एक अकेले इंसान की बस की बात तो नहीं है। इसके बाद मैं किसी की मदद लेने की तलाश में अपने ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगाकर देखता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। अभी मैं खड़ा खड़ा यह सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अभी मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा ही था कि तभी मुझे एक परछाई दिखाई देती है और उस परछाई को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी मेरे ट्रक के ऊपर खड़ा है। और जब मैं अपने ट्रक के केबिन से अपनी टॉर्च निकालकर दूर से ही ट्रक के ऊपर टॉर्च मारकर देखने लगता हूँ तो मुझे वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं देता। अभी मैं अपनी टॉर्च ऑन कर ऊपर की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी टॉर्च ब्लिंक करके वहीं पर बंद हो जाती है। मैं उसको चालू करने की कोशिश काफ़ी करता हूँ, लेकिन वो दोबारा चालू ही नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि जब मैं फैक्ट्री से निकला था तभी मैंने उसको फुल चार्ज किया था, तो ऐसे में इतनी जल्दी इसकी बैटरी डेड कैसे हो सकती है। शायद इसकी बैटरी ही खराब हो गई होगी। उस टॉर्च को ठीक करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे उस खाली और सुनसान सड़क में दूर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ इस तरह से थी कि जैसे किसी इंसान को कोई घसीट कर दूर ले जा रहा हो। क्योंकि उस आवाज़ को जब मैंने सुना तो मुझे महसूस हुआ कि वो आवाज़ पहले तो मुझे काफ़ी तेज़ सुनाई दे रही थी और उसके बाद वो धीरे धीरे धीमी होते हुए बंद हो गई
उस आवाज़ को सुनने के बाद मैं मेरे मन में सोच लेता हूँ कि यह रास्ता शायद ठीक नहीं होगा और मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं बिना टायर को बदले वहाँ से निकल भी तो नहीं सकता था। अभी मैं थोड़ा डरते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था, यह सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि तभी उस सड़क पर दूर से मुझे मेरी तरफ एक रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है और उस रोशनी के साथ साथ ही मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ सी सुनाई देती है। और जब मैं उस आवाज़ को गौर से सुनता हूँ तो वो आवाज़ किसी ऑटो रिक्शा की तरह की आवाज़ थी और अब वो आवाज़ मेरे करीब आने के साथ साथ काफ़ी तेज होती जा रही थी और थोड़ी ही देर बाद मुझे वो अच्छी तरह से दिखाई भी देने लगी कि सामने की तरफ से जो रोशनी मेरी तरफ आ रही थी वो एक ऑटो रिक्शा की ही थी और मुझे दिखाई देता है कि मेरी तरफ एक रिक्शा आ रहा है और उस रिक्शे को देखकर मुझे मेरे मन में एक उम्मीद दिखाई देती है कि शायद यह रिक्शा वाला मेरी मदद करेगा। अभी मैं ऐसा सोचते हुए उसे दूर से ही रोकने का इशारा करने लगता हूँ और कुछ ही देर में वो रिक्शा मेरे पास आकर रुक भी जाती है। जब वो रिक्शा मेरे पास आकर रुकती है तो मैं देखता हूँ कि उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके कपड़ों पर काफ़ी ज़्यादा काले धब्बे और ग्रीस की तरह कुछ लगा हुआ था। लेकिन मैंने उसके कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उसे कहा कि भाई साहब, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरे ट्रक का टायर फट गया है और इस सुनसान रास्ते पर मुझे कोई भी दिख नहीं रहा। मैं अकेला मेरे ट्रक के टायर को नहीं बदल सकता। अगर आप मेरा थोड़ा साथ दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अभी मैंने उससे इतना कहा ही था कि तभी वो आदमी मुझसे कहता है कि अरे साहब, मेरा तो काम ही यही है, मैं लोगों की गाड़ियों के टायर ही बदलता हूँ और इस वक्त मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा हूँ। जब उस आदमी ने मुझे यह बात कही तो मुझे उसकी वह बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त रात के लगभग 3 बज रहे थे और कोई भी इंसान 3 बजे अपने दुकान बंद करके घर क्यों जाएगा। अगर उसे घर जाना ही होगा तो वो रात के लगभग 9-10 बजे के आसपास ही अपनी दुकान बंद करके घर चला जाएगा। तभी मैं उससे पूछता हूँ कि मुझे आपकी यह बात ज़रा समझ में नहीं आई। आमतौर पर सभी लोग 8-10 बजे ही अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं, तो आप रात के 3 बजे इस वक्त, वो भी इतनी रात को। मेरे द्वारा ऐसा पूछने पर वो हंसते हुए मुझसे कहता है कि ओ, मेरे पास गाड़ी का काम आया हुआ था और उस काम को ख़त्म करके आज ही मुझे उस गाड़ी को वापस भी देना था। इसी वजह से मुझे आज मेरी दुकान बंद करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई और वैसे भी कल मुझे दुकान नहीं खोलनी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता कि तभी अचानक वो आदमी अपने रिक्शा से उतरता है और मुझसे कहता है कि तो बताइए कौन सा टायर बदलना है। जब उस आदमी ने मुझे यह बात पूछी तो मैं उसे फटे हुए टायर के पास लेकर जाता हूँ और उसे वो टायर दिखाता हूँ। तो वह मुझसे कहता है कि ठीक है, मैं इस टायर को बदलता हूँ, तब तक आप अपने ट्रक के नीचे जो दूसरा टायर है ना, उसको खोल लीजिए। जब उस आदमी ने मुझे ऐसा कहा तो मैं काफ़ी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाता हूँ कि आखिरकार एक अकेला इंसान इस टायर को कैसे खोलेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है और यही सोचकर मैं पीछे की तरफ जो टायर लगा था उसको खोलने के लिए निकल जाता हूँ। अभी मैं टायर खोलने ही लगा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र उस आदमी के ऊपर जाती है और मैं उस आदमी को गौर से देखता हूँ। दिखने में वो आदमी किसी सरदार की तरह लग रहा था, यानी कि उसने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। उसको देखकर मैं समझ गया था कि यह आदमी शायद कोई पंजाबी या हरियाणा का होगा, लेकिन यह अपने घर से इतनी दूर यहाँ उड़ीसा में सिर्फ गाड़ियों के टायर बदलने के लिए तो नहीं आया होगा। जब मैं टायर खोलते हुए उसकी तरफ देख रहा था तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है
जिसको देखने के बाद मैं थोड़ा डर जाता हूँ। जब वो आदमी मेरे ट्रक के टायर को बदल रहा था तो मेरी नज़र उसके हाथों के ऊपर जाती है और मैं देखता हूँ कि उसके हाथों के नाखून काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, लगभग उसकी उंगलियों के बराबर के, और वो नाखून काफ़ी ज़्यादा सड़े हुए से थे और गंदे दिखाई दे रहे थे। यह देखकर मैं सोचता हूँ कि इस आदमी ने अपने नाखूनों को इतना ज़्यादा लंबा क्यों रखा है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि टायर को खोलते वक्त वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते मुस्कुराते ही बार बार अपने होठों पर जीभ भी फिरा रहा था। उसको इस तरह से अपने होठों पर जीभ फिराता हुआ देखकर मैं सोचता हूँ कि शायद यह उसकी आदत होगी। लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर ये आदमी कोई सरदार है और हरियाणा या पंजाब का है, तो जब उसने मुझसे बात की तो इसकी भाषा से तो मुझे एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह कोई सरदार आदमी है, क्योंकि उसने बिल्कुल मेरी जैसी भाषा में ही मुझसे बात की थी। और ये चीज़ मुझे अब थोड़ी अजीब लग रही थी। अब इससे आगे मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो आदमी मुझे आवाज़ लगाता है और उसके आवाज़ लगाते ही मैं उसके पास जाता हूँ। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि आप थोड़ी देर इस टायर को बदलो, मैंने इसको आधे से ज़्यादा तो खोल दिया है, मैं अभी जाकर मेरे ऑटो रिक्शा से कुछ ज़रूरी सामान लेकर आता हूँ। अब वो आदमी मुझे इतना कहकर अपने ऑटो रिक्शा की तरफ चला गया और उसके जाने के बाद मैं वहीं पर सड़क पर नीचे बैठकर उस ट्रक को खोलने लगता हूँ। लेकिन जब उस टायर को खोलते वक्त मेरी नज़र उस टायर की तरफ जाती है तो मैं देखता हूँ कि उस टायर पर काफ़ी ज़्यादा कीलें चुभी हुई है और शायद उनकी वजह से ही वो टायर फटा था। और उनको देखकर मुझे यह समझ में आ गया था कि शायद किसी ने जानबूझकर सड़क पर ये कीलें डाली होंगी ताकि मेरे ट्रक का टायर पंचर हो जाए और मैं यहाँ से आगे ना जा पाऊँ। अभी मैं उस टायर को देख ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि उस टायर पर किसी के नाखूनों के निशान हैं और वो नाखूनों के निशान इस तरह से थे जैसे किसी ने उस टायर को अपने नाखूनों से बहुत ही ज़्यादा खरोच रखा हो। और उन नाखूनों को देखकर मैं समझ जाता हूँ कि यह काम तो शायद उसी आदमी का ही होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आखिर उसने इस टायर को अपने नाखूनों से इस तरह से क्यों खरोदा होगा। अभी मैं इतना सोच ही रहा था तभी किसी ने मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से बहुत तेज वार किया और उस चीज़ की मेरे सिर में लगते ही मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर सी आने लगी और मेरा सिर पूरी तरीके से घूमने लगा। उस चीज़ की मेरे सिर में लगते ही मेरे मुंह से बहुत तेज चीख सी निकल गई और मैं अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पीछे से पकड़ लेता हूँ। और अब मैं अपने सिर को पीछे से पकड़े पकड़े ही पीछे की तरफ मुड़कर यह देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किसने मेरे सिर पर वार किया है। और जब मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ तो मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। जब मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे सिर पर उसी आदमी ने एक लोहे की रोड से बहुत तेज वार किया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे लिए भयंकर चीज़ यह थी कि अब उस आदमी का हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था। अब उसके सिर पर वह पंजाबी पगड़ी नहीं थी, बल्कि उसके बाल अब पूरी तरीके से बिखरे हुए थे और उसके बाल औरतों की तरह काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और उसकी कमर तक आ रहे थे और उसका पूरा का पूरा चेहरा ही बदल चुका था। उसका चेहरा दिखने में किसी डायन की तरह लग रहा था और उसकी एक आंख गायब थी और जो दूसरी आंख थी वो पूरी तरीके से सफ़ेद थी। इसके साथ ही उसके हाथों के नाखून अब टूट चुके थे, यानी कि जब टायर बदलते वक्त मैंने उसके हाथों के नाखून को देखा था तो वह काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे,
लेकिन अब उसकी उंगलियों के नाखून ही नहीं थे और उसके नाखूनों से खून बह रहा था। जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा तो मेरी नज़र उससे मिलते ही वह बुरी तरीके से गुर्राते हुए मुस्कुराने लगता है और मेरी तरफ देखकर बहुत तेज तेज हंसने लगता है। उसका वो रूप देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और मेरे सिर में भी अब कुछ अजीब सा दर्द होने लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में मैं यहीं पर मर जाऊंगा। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई थी कि ये टायर का फटना और टायर में उन कीलों का चुभना और उस आदमी का यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि यह उसी की सोची समझी साजिश थी। इसके साथ ही उसको इस रूप में देखकर मुझे ये भी समझ में आ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई शैतानी शक्ति है। शायद यह कोई डायन या चुड़ैल या फिर आत्मा जिसने आज मुझे यहाँ पर अपने जाल में फंसा लिया है और आज ये मुझे यहीं पर मार देगा। अब उसका रूप देखकर मैं वहीं पर थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता हूँ और उसके बाद मेरे साथ क्या होता है मुझे कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन जब मेरी आंख खुली हुई थी तो मैं उस सड़क के बगल में एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। जब मैं होश में आने के बाद गौर से अपने आप को देखता हूँ तो मैं एक पेड़ से रस्सी से बंधा हुआ था और उस रस्सी से मेरे पैर बंधे हुए थे। अब मुझे मेरा सिर काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था और मेरे सिर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मेरी नज़रें नीचे साइड में घुमाता हूँ तो मुझे वो डायन की तरह दिखने वाला राक्षस वहीं पर दिखाई देता है और अब वो किसी कैंची जैसी चीज़ से मेरे सिर के बाल को काट रहा था। जब मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे हाथ भी रस्सी से बंधे हुए हैं। अब मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले ही वो एक बार फिर से मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से वार करता है और उसके वार करते ही मैं फिर से बेहोश होने की स्थिति में चला जाता हूँ। लेकिन जब उसने दोबारा मेरे सिर पर वार किया तो अब मेरे सिर से खून टपकने लगता है और वो मेरे नीचे बैठकर मेरे सिर से टपकते हुए खून को चाट रहा था और बार बार अपनी जीभ लगाकर मेरे सर से भी खून को चाट रहा था। और वो उस तरह से मेरे सिर के बालों को इसलिए काट रहा था ताकि मेरे सिर से निकलने वाले खून को वो आराम से पी सके। उस दिन मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने ही नज़र आ रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में मैं मर जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह डायन मुझे इतनी आसानी से नहीं मारने वाली, बल्कि ये मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। अब उस वक्त मैं बिल्कुल अधमरी हालत में था। अब वो बुरी आत्मा मेरे साथ वो सब कर ही रही थी कि तभी मुझे मेरे कानों में वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कुछ इस प्रकार की थी कि जैसे कोई साधु या फिर कोई अघोरी वहाँ पर आ रहा हो और वह दूर से ही कुछ चिल्ला रहा था। शायद उसने मुझे उस आत्मा के कब्जे में देख लिया था और उस आत्मा को मेरे साथ वो सब करते हुए भी देख लिया था। अब धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे मेरी आंखों से इतना तो नज़र आ रहा था कि वहाँ पर कोई काले कपड़े पहना हुआ इंसान आता है और दिखने में वो किसी अघोरी बाबा की तरह ही लग रहा था और उसने वहाँ पर आते ही उस आत्मा के ऊपर अपने झोले में से निकालकर कुछ फेंका। लेकिन उसके साथ ही मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मैं फिर से बेहोश हो जाता हूँ। इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ उसका मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं एक गुफा के अंदर लेटा हुआ था और आंखें खोलने के बाद
मुझे मेरा सिर बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। जब मैंने अपने एक हाथ से अपने सिर को छुआ तो उसके ऊपर कुछ कपड़ा बंधा हुआ था। उसके ऊपर कुछ गीला गीला सा लेप लगा हुआ था। तभी मैं वहाँ से उठने की कोशिश करता हूँ कि तभी वो अघोरी बाबा वहाँ पर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि अरे तुम उठने की कोशिश मत करो, तुम लेटे रहो, तुम अभी इस स्थिति में नहीं हो कि तुम उठ सको। लेकिन उस वक्त मैं इस स्थिति में तो था कि उस अघोरी बाबा से बात कर सकूं। तभी मैं लेटे लेटे ही उनसे पूछता हूं कि आप कौन हैं? तो वो मुझे बताते हैं कि मैं एक अघोरी हूं और मैं यहीं पर रहता हूं। तभी मैं उनसे पूछता हूं कि उस रात आपने मेरी जान कैसे बचाई और आपको कैसे पता चला कि मैं उस आत्मा के कब्जे में था? मेरे द्वारा ऐसा पूछने पर वो अघोरी बाबा मुझे सारी कहानी बताने लगते हैं और मुझसे कहते हैं कि उस रात मैं उस सड़क के बगल में ही जो शमशान घाट है वहाँ पर अपनी मसान विद्या करके वापस आ रहा था। और जब मैं वापस आ रहा था मुझे यह एहसास होता है कि कोई बहुत ही बड़ी नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास में है। और उस वक्त तुम्हारी जो मन ही मन में कराहने की आवाज़ थी वो भी मुझे महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई मासूम आत्मा उस शैतानी शक्ति के कब्जे में है। और इसी वजह से जिस तरफ से मुझे वो एहसास हो रहा था मैं उसी तरफ बढ़ने लगा। और थोड़ी ही देर बाद तुम मुझे उस बुरी आत्मा के कब्जे में नज़र आते हो। और फिर उसके बाद मैं उस बुरी आत्मा से लड़कर तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाकर यहाँ पर लेकर आता हूँ और तुम्हारी जान बच जाती है। तभी मैं पूछता हूँ कि आखिर वो बुरी आत्मा थी कौन और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी वो अघोरी बाबा मुझसे कहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम्हारा उस बुरी आत्मा का सामना हुआ था उस रास्ते के बगल में ही शमशान घाट है और वहीं पर बच्चों का भी शमशान है। जिन लोगों की कम उम्र में ही मौत हो जाती है उनको वहीं पर दफनाया जाता है और उन लोगों की आत्मा वहीं पर ही भटकती है। तो जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग मरने के बाद भी लोगों को परेशान करते रहते हैं। और वो आत्मा भी एक बुरी प्रवृत्ति की आत्मा थी और उसने इससे पहले भी कई लोगों को इस रास्ते पर शिकार किया है। और उसके बाद वो अघोरी बाबा 1-2 दिन तक तो वो मुझे अपने साथ ही रखते हैं और शारीरिक इलाज के साथ साथ मेरा तंत्र विद्या के द्वारा भी इलाज करते हैं और मुझे एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि इस ताबीज को पूरी जीवन भर पहनना। अगर तुम इसको अपने साथ रखोगे तो कभी भी कोई भी बुरी शैतानी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।